सो हमारा अगला टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि उसकी लाइनिंग में, उसकी कवरिंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वॉल ऑफ टीबीटी मतलब ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, इज़ मेड ऑफ कार्टिलेज, स्मूथ मसल्स, एपिथेलियल लाइनिंग कंटेनिंग ग्लैंड्स एंड सीलिया। अब देखो, कार्टिलेज, ग्लैंड, सीलिया, स्मूथ मसल, ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं इन ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक है, अब इसमें एक नई और क्या चीज़ है, एपिथेलियल लाइनिंग, और वो भी एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। ऑब्वियसली एपिथेलियल लाइनिंग तो हो गई, वो भी बता ही दिया था, कॉलमनार था कंडक्टिंग जोन में, फिर जो एक्सचेंज जोन है उसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में क्यूबॉइडल था, और एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक में स्क्वैमस था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है सीलिया। देखो, सीलिया के बारे में मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बताया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा अच्छे से जानेंगे। सीलिया बेसिकली क्या कर रहा है, बीट टूवर्ड्स द एक्सटीरियर, दैट इज़ टूवर्ड्स लेरिंजियल साइड, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इन एल्वियोलाई। बेसिकली अब अगर ये सरफेस है, यहाँ पर सीलिया ऐसे ऐसे हैं, तो नीचे की तरफ ट्रैकिया है, ऑब्वियसली यहाँ पर लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। तो क्या कर रहा है ट्रैकिया की, अब जैसे कि वॉल जो है उस सब पे सीलिया होता ही है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सटीरियरली पुश कर रहा है, ऐसे एक्सटीरियर मतलब यहाँ से अटैच्ड है, तो मतलब कैसे, ऐसे इस टाइप से पुश कर रहा है। ठीक है, एक्सटीरियर क्या कि लेरिंजियल साइड हो गया। करना क्या है, एम क्या है कि लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स ना जाएं, तो बाहर की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्वियोलर लाइनिंग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल्वियोलर लाइनिंग सेल टू टाइप्स का होता है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 1 क्या है, फ्लैट सेल्स यानी स्क्वामस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पूरा अगर एल्वियोलाई है तो इसका जो कवरिंग है वो मेनली स्क्वामस फ्लैट सेल्स टाइप 1 सेल से कवर्ड होता है, उसका पूरा सरफेस एरिया। कितना लिखा है, 95%। ठीक है, तो 95% ऑफ एल्वियोलर सरफेस एरिया इज़ कवर्ड बाय लार्ज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ फ्लैट सेल्स, जिनको हम टाइप 1 सेल भी बोलते हैं या फिर प्राइमरी लाइनिंग सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, 95% एरिया कवर कर रही हैं ये। अब टाइप 2 कौन सी है, ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, ये बेसिकली सरफेक्टेंट रिलीज़ करती है और ये थोड़ी थिकर होती है। देखो, कोई भी चीज़, अगर कोई भी सेल कुछ भी रिलीज़ करेगी तो वो थिक होगी। जैसे हम देखते हैं डाइजेशन में, डाइजेशन वैसे तो अब नीट के सिलेबस में नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो इंटेस्टाइन में या स्टमक में अगर कोई भी सेल्स कुछ रिलीज़ कर रही थी तो वो थिक होती है। ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये थिकर सेल्स हैं और ये सरफेक्टेंट रिलीज़ कर रही हैं। ठीक है, ये 5% ऑफ एल्वियोलर सरफेस एरिया को कवर करती, क्या नाम है, ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट। ठीक है, और ये टाइप 2 सेल है। अब सरफेक्टेंट क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सरफेक्टेंट का। सरफेक्टेंट क्या है, फॉस्फोलिपिड है। इसका कॉम्पोजिशन की बात करें तो फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, अब इट लोअर्स द सरफेस टेंशन एट द एयर लिक्विड इंटरफेस एंड दस प्रिवेंट एल्वियोलार कोलैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन। अब इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। देखो, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भी है और एयर भी है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्लूइड एयर इंटरफेस बन रहा है। ठीक है, जहाँ पर वो मीट कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी ऐसा कोई सीन होता है कि जहाँ पर फ्लूइड और एयर का इंटरफेस है, मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ्लूइड की टेंडेंसी होती है, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है कि वो ना आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक स्फेरिकल या ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होती है हमेशा, बिकॉज वो उनकी टेंडेंसी होती है। देखो, एक तो स्फेयर का सरफेस एरिया कम होता है, दूसरा सरफेस टेंशन बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। तो ये चीज़ हमारे एल्वियोलाई में ना हो, इसके लिए पिक्चर में कौन आ रहा है, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या करता है, इनकी आपस में जो अट्रैक्टिवनेस है, जो आपस में एक दूसरे को ये मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको कम कर देता है और फ्लूइड को इवनली पूरा एल्वियोलार सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फैला देता है। ठीक है, तो ये देखो, अभी जैसे मैंने इसमें बनाया कि ये कैसे फ्लूइड ये पूरा ऐसे
एल्वियोलाई की इनर सरफेस पर पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और बीच में क्या है, एयर। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है, सरफेक्टेंट। वो क्या है, बेसिकली फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से एल्वियोलार कोलैप्स नहीं होता। ठीक है, अब अदर सेल्स देखो, इस पर मैंने ये साइन लगा रखा है, जहाँ भी ये मार्क हो तो वहाँ थोड़ा ये समझना है कि नीट के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ थोड़ी कम है। लाइक नीट वाले समझ आ जाए ठीक, नहीं आए तो भी इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ ये पूरा हो गया था डायग्राम। ठीक है, एंड ओके, सो अदर सेल्स इन लाइनिंग। सबसे पहले हमारे पास है पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। इसका क्या मतलब है, मैक्रोफेज। देखो, मैक्रोफेज नाम से समझ आ रहा है फैगोसाइटिक नेचर है, यानी कि फॉरेन मॉलिक्यूल्स को एनगल्फ करने का नेचर है। तो क्या कर रही है, बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है हम एक तरीके से, फॉरेन मॉलिक्यूल्स को एनगल्फ कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं लिम्फोसाइट। सेम इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। लिम्फोसाइट हमारा WBC का एक टाइप है ना। लिम्फोसाइट होते हैं ना, एक स्मॉल लिम्फोसाइट होता है, लार्ज लिम्फोसाइट होता है। ये किसका टाइप्स है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होती है, हमारी WBC। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं, प्लाज्मा सेल। देखो, प्लाज्मा सेल का भी मतलब एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह ही काम करता है। ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स, जो कि वही हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एमाइन प्रिकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन। देखो, ऐसे साइन का मतलब ऐसा पूरा डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसको हम एपट सेल बोलते हैं, मतलब APUD सेल्स। ठीक है, क्या कर रहा है ये, सिक्रीट एंड स्टोर बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स लाइक वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड्स VIP। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना से याद रख लो। ठीक है, कोई पेप्टाइड ये सिक्रीट और स्टोर करता है, बस नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, लास्ट वन इज़ मास्ट सेल। ये अच्छा है, मास्ट सेल क्या कर रहा है, हिपैरिन, हिस्टामिन, ये सब चीज़ें रिलीज़ कर रहा है। एलर्जिक रिएक्शंस में इनका काम होता है, ये पता ही है हम सबको, है ना। इसके बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल में किस में जानेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसमें जो ब्लड आएगा, ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें रहती है, मास्ट सेल और ये प्लाज्मा सेल एंड ऑल, तो वहाँ पर हम बेटर तरीके से इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इनर्वेशन। देखो, इस पर भी मैंने सेम साइन लगाया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीख लोगे तो बेटर है। देखो, इनर्वेशन में हमारे पास क्या है, ब्रांचेज ऑफ ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके ब्रांचेज हैं। ठीक है, क्या है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, इसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। जब भी सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो समझ लो एमरजेंसी का सिचुएशन है। अब एमरजेंसी के टाइम पर, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमको चेस कर रहा है और हम भाग रहे हैं उससे, तो हमको उस टाइम क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा एनर्जी मिल पाए और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम अपना काम कर पाएँ, भाग पाएँ। तो एमरजेंसी के टाइम पे यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, एक्शन में आएगा, तो वो क्या करेगा, एक तो हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, दूसरा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अब जैसे बाकी सारी चीज़ें, जैसे डाइजेशन, हम नहीं चाहते भागते हुए हम अपना खाना डाइजेस्ट करें, लाइक कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का, राइट। तो डाइजेशन स्लो कर देता है, ठीक है, गैस्ट्रिक मोबिलिटी डिक्रीज़ कर देता है। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन का मतलब क्या है, ब्रोंकस का डायामीटर इंक्रीज़ करेगा, डाइलेट कर देगा उसको। इसकी वजह से क्या होगा, मोर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, और उसकी वजह से एफिशिएंट वर्क हो पाएगा। ऐसी पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी कि डायामीटर कम कर रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है ब्रोंकस को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस इतना लिखा है कि किस वजह से स्टिमुलेट होते हैं ये सब चीज़ें, बाय CO, NO2, SO2, कूल एयर। नहीं, कूल एयर की वजह से भी कभी कभी हो जाता है ऐसा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है थोड़ा सा ये। सो नेक्स्ट हमारा एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, सॉरी। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या कर रही है, देखो, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो है जिसके अक्रॉस हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो यानी एल्वियोलाई के लेवल पर होगी, पहली बात तो ये। कितना इसका डायमेंशन रहता है, 0.3 to 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इतना छोटा सा, इतने छोटे लेवल पर बात हो रही है। देखो, इसके रिगार्डिंग ना NCERT में एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो अभी मैं दिखाती हूँ। ठीक है,
हाँ, वैसे मैंने लिखा हुआ भी है मच लेस देन अ मिलीमीटर, ये एनसीईआरटी की लाइन है, उसके लिए लिखा हुआ है रेस्टिंग मेम्ब्रेन विच इज़ मच लेस देन 1 मिलीमीटर। ये मैंने बता दिया ऊपर कि इस रेंज में रहता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, उसकी क्या वो हैं कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमारे पास एल्वियोलर वॉल है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की जो वॉल है दैट इज़ द एल्वियोलर वॉल। और किससे बनी है ये, स्क्वामस सेल्स, फ्लैट सेल्स। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ भी गैसेस एक्सचेंज कराना होगा, जहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज कराना होगा, वहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पतला सा पतला मेम्ब्रेन हो जिसके थ्रू एफिशिएंट एक्सचेंज हो पाए। सो फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस वी हैव थिन स्क्वामस सेल्स एज द लाइनिंग ऑफ एल्वियोलर वॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट इज़ बिटवीन एल्वियोलर वॉल एंड द ब्लड कैपिलरी। तो हमारे पास ये एल्वियोलर वॉल है, ये ब्लड कैपिलरी है, बीच में जो स्पेस है ना दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कैपिलरी वॉल का क्या मतलब है, देखो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उसके लिए एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। तो क्या है ये, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी वॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लूरा, देखो बस इतना ही था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, इसको हम एक बार एनसीईआरटी से और देखेंगे बाद में। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लूरा। प्लूरा का मतलब क्या है, देखो लंग्स जो है वो 2 मेम्ब्रेन 2 कवरिंग से सराउंडेड है। कौन कौन सी, एक पैराइटल प्लूरा, एक विसरल प्लूरा। देखो नाम में ही छुपा है, पैराइटल पेरीफ्री पर है, तो इट इज़ इन क्लोज एसोसिएशन और वी कैन से इट इज़ अटैच टू द रिब केज, दैट मतलब या फिर थोरेसिक केज बोल सकते हैं हम उसको। एंड और क्या लिखा है, थोरेसिक साइड ऑफ डायफ्राम। देखो अब ये डोम शेप डायफ्राम है, इसके ऊपर थोरेसिक कैविटी है, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। तो इसका ये वाला सरफेस तो एब्डोमिनल साइड ऑफ डायफ्राम हो गया, ये वाला सरफेस थोरेसिक साइड ऑफ डायफ्राम हो गया। तो थोरेसिक साइड ऑफ डायफ्राम एंड द इनर साइड ऑफ द चेस्ट वॉल कौन कवर कर रहा है, पैराइटल प्लूरा, एडेरेंट होती है, अटैच्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्या होता है, जो लंग्स से अटैच्ड हो, विसरा से अटैच्ड हो, ठीक है। तो इट इज़ एडेरेंट टू लंग्स। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पैराग्राफ है हमारे पास, क्या है, इन बिटवीन द 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स देयर इज़ अ स्पेस कॉल्ड प्लूरल स्पेस फिल्ड बाय प्लूरल फ्लूइड अप्रॉक्सीमेटली 2 ml होता है, लाइक ऐसा एक अप्रॉक्स है ये सीरस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। और इसका नेचर अब बताया अडेसिव एंड इनएक्सपेंसिबल, कीप्स द 2 प्लूरा मेम्ब्रेन टुगेदर एंड लंग साइड इजीली ऑन द चेस्ट वॉल। अब देखो उसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। कभी ये वाले एक्सपेरिमेंट किया होगा, सभी लैब में गए होंगे अभी तक। तो क्या होता है, कभी देखना जो हमारी ग्लास स्लाइड होती है, अगर हम उसको, अगर वो थोड़ा भी उस पर मॉइस्ट मतलब प्रॉपर उस पर मॉइस्चर है, वेट है वो, और अगर हम उसको स्लैब पे रख दें तो उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, बिकॉज़ वो जो फ्लूइड है ना उसने उसको अधेरेंट कर दिया उस स्लैब के साथ, इसकी वजह से अब वो उठाना मुश्किल हो रहा है। तो बेसिकली वो 2 चीज़ें आपस में चिपक गई। ऐसे ही हम अगर 2 प्लेट्स लें और उसके बीच में पानी भर दें तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो आपस में स्लाइड ज़रूर हो सकती हैं बट अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो प्लूरल फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, 2 मेम्ब्रेन्स को, अब देखो जैसे कि विसरल प्लूरा हमारे लंग से अटैच्ड है, पैराइटल प्लूरा रिब केज से अटैच्ड है। तो अब जब रिब केज हमारा एक्सपेंड करेगा तो लंग्स तो पीछे रह जाएंगे, उनका क्या होगा। तो ये क्या होता है, जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये उन दोनों मेम्ब्रेन्स को आपस में बेसिकली कनेक्टिविटी दे देता है, उन दोनों को जोड़ के रखता है। तो अब आराम से ये एक दूसरे पर स्लाइड हो सकते हैं बट अलग नहीं होंगे। अगर एक चीज़ एक्सपेंड करेगी तो दूसरी भी उसके साथ एक्सपेंड करेगी। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ प्लूरल फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है प्लूरल स्पेस में। प्लूरल स्पेस कहाँ होती है, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में। डन, ठीक है। अब एक बार हम इसका एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी हम लास्ट लेक्चर में दिखाना भूल गए थे, लाइक, तो अभी इस वाले में हम लास्ट वाला भी कवर कर लेते हैं। ओके, सो एज यू हैव रेड अर्लियर ऑक्सीजन इज, तो बेसिकली फर्स्ट में बस इतना है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या है, बेसिकली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
टू डेराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। हमारे मेन गोल क्या है? ऑक्सीजन लेने का। ऑक्सीजन क्या कर रही है बॉडी में? हमने जो खाया, हमारा जो फूड है, उसको ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोवाइड करा रही है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करा रही है, जिससे कि हम फंक्शंस कर पाएँ। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल रिलीज, ठीक है। और it is evident that oxygen has to be continuously provided to the cell, CO2 must be released out, this exchange, okay, इस exchange को कि ऑक्सीजन हमारी सेल्स को मिले और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टीन्यूस बेसिस पर रिमूव होती रहे, इस एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो वैसे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को देखा जाए एकदम माइक्रो लेवल पर तो फ़र्क होता है। ब्रीदिंग इज़ जस्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट अब हम रेस्पिरेशन बोलते हैं तो रेस्पिरेशन एकदम सेल टिश्यू लेवल पर की हुई बात है। मतलब जो ऑक्सीजन हमने ली वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में गई, टिश्यूज़ तक गई, वहाँ पर एक एक सेल में लाइक ऐसा एक्सचेंज हुआ, उस ऑक्सीजन का यूज़ हुआ फिर एटीपी बनाने में, और फिर CO2 बाहर गई बॉडी के, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन है, बट ब्रॉड टर्म्स में वी कैन से दैट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे, अच्छा ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक टॉपिक है जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका तुमने थोड़ा सा पार्ट एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सी, हमारे बॉडी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे हैबिटेट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है हमारा ब्रीदिंग पैटर्न। कैसे? जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंड्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ये क्या कर रहे हैं? सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो इनके पास कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ इनके पास इतना बॉडी मास नहीं है कि इतना अंदर तक इनकी सेल्स हो जिनके पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कोई एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ज़रूरत है। और फॉर एग्जांपल हम अपनी बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते एनवायरनमेंट से। क्यों? क्योंकि अब सुपरफिशियल सेल्स की तो चलो एक बार को छोड़ो, लेकिन जब अंदर की सेल्स हैं, लाइक हमारा पूरा बॉडी, एक पूरा जो मास है, बहुत सारी सेल्स हैं, है ना, हर चीज़ सेल से मिलके बनी है, तो इतना अंदर तक सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, तो हमारी बॉडी में इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं ये ऐसे ही करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल यानी मॉइस्ट स्किन, एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिनको हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं छोटे छोटे कि अर्थवर्म कैसे कर रहा है, या फिर कोई भी इंसेक्ट है वो कैसे कर रहा है, तो ट्रैकियल ट्यूब्स आंसर होगा, ठीक है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स के लिए सिंपल डिफ्यूजन आंसर होगा। एंड स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स जैसे कि गिल्स, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। देखो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उसमें मोस्टली गिल्स होते हैं, ठीक है। एंड मॉलस्क, वेयर एज वेस्कुलराइज बैग्स कॉल्ड लंग्स आर यूज बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब देखो मोस्टली हमारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सबके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स को छोड़ दो, ऑल्दो वो भी एक्वेटिक ही हैं, लेकिन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का क्या सीन है कि वो उनकी बॉडी में इतना मास है ही नहीं कि उनके पास कुछ हो, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे फ़िश हो गया या फिर मॉलस्क हो गए, ये सब किससे करते हैं? बाय गिल्स। लेकिन और जब एम्फीबियंस की बात आ गई, बिकॉज एम्फीबियंस का टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी होता है, तो वो क्या कर रहे हैं? फिर वो लंग्स का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज गिल्स मतलब ऐसा अर्थ पर, मतलब ऐसा धरती पर तो काम नहीं करेंगे गिल्स, गिल्स सिर्फ पानी में काम कर सकते हैं, पानी के बाहर गिल्स काम नहीं करेंगे। तो अमंग वर्टिब्रेट्स फिश यूज गिल्स, वेयर एज एम्फीबियन जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, ठीक है, दे यूज लंग्स। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, हाँ ये मॉइस्ट स्किन से भी कर सकता है और लंग्स भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी, हमारा यही मेन टॉपिक है, वो तो ठीक है एक अलग चीज़ है। Human respiratory system. We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to nasal chamber through the nasal passage और opens into pharynx। ये चीज़ मैंने बताई है कि pharynx में open होता है। pharynx is a common passage
फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स रीजन में, जो कि फिर ट्रैकिया में जाकर ओपन होता है। लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कह देते हैं ऐसा नॉर्मल भाषा में। ड्यूरिंग स्वेलोइंग क्या हो रहा है, जो ग्लॉटिस है वो कवर्ड हो जा रहा है बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपीग्लॉटिस। ये कार्टिलेज होता है बेसिकली, वो उसको कवर कर लेता है, ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। तो अगर क्वेश्चन आया कि ग्लॉटिस इज़ द ओपनिंग ऑफ, तो ट्रैकिया बिल्कुल लगा कर नहीं आना है, आंसर है लैरिंग्स, ठीक है। ट्रैकिया इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, और ये चीज़ मैंने बताई थी कि 5th थोरेसिक वर्टिब्रा T5 पर जाकर जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई, ठीक है। आप रिपीटेड डिविजन्स होता है तो सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स बनाता है, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनते हैं। तो अब अगर बोला जाए कि कार्टिलेज कहाँ तक होता है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, incomplete cartilaginous rings. Okay. Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled, vascularized bag-like structures, जिसको हम लास्ट में alveoli कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि लंग्स जो होती हैं वो डबल लेयर्ड प्यूरा से कवर्ड होती हैं और फ्लूइड होता है उसके बीच में। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। आउटर प्यूरा इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक केज, while the inner pleural membrane is in close contact with the lung surface, ठीक है। The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchiole constitute the conducting part। देखो ये conducting part वाला मैंने बताया हुआ है कि नोज़ या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स बोलो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल हमारा पूरा कंडक्टिंग पार्ट है, सिर्फ एयर कंडक्ट हो रही है, कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा। और उसके बाद रेस्पिरेटरी, वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, इट क्लियर्स द फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर उसका बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आता है, ह्यूमिडिफाई करता है, फॉरेन पार्टिकल से फ्री करता है, ठीक है। और एक्चुअल एक्सचेंज साइट क्या होती है, एक्सचेंज पार्ट, हाँ एक्सचेंज पार्ट जो है वो एक्चुअल एक्सचेंज साइट है बिटवीन CO2 एंड O2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ठीक है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। अब थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट है, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर इज़ फॉर्म डॉर्सली। अब बता रहे हैं थोरेसिक चैम्बर बन किससे रहा है, तो डॉर्सली इट इज़ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इस टाइप से। फिर इस टाइप से ऐसे रिप्स आ रही हैं आगे, ठीक है। और आगे एक बोन है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, उससे आकर अटैच होती हैं, ठीक है। तो ये मतलब अगर जैसे पीछे ये पूरा ऐसा वर्टिब्रल कॉलम है तो इस टाइप से, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर इज फ्रॉम डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम और डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। लेटरली रिप्स हैं, ठीक है। और नीचे की साइड एक डोम शेप्ड, इस टाइप से डोम शेप हमारा डायफ्राम है, ठीक है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected on the lung. Such an arrangement is essential for breathing. ऑब्वियसली अगर थोरेसिक वॉल्यूम में कोई भी चेंज आता है तो उसका सीधा सीधा असर लंग्स पे पड़ेगा, पड़ना भी ज़रूरी है, वरना पता लगा थोरेसिक केज हमारा एक्सपेंड हुआ, लंग्स वहीं के वहीं रह गए, तो ऐसे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना। तो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन एफिशिएंटली फैसिलिटेट करने के लिए दिस हैज़ टू बी डन कि जो चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस थोरेसिक केज में हो रहे हैं वो लंग्स पर भी रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं जो आगे कवर होंगे। देन वी हैव दिस थिंग हेयर जो हमने रेस्पिरेशन मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। सी 3 मेजर लेयर्स होती है, कौन कौन सी, थिन स्क्वैमस जो कि एल्वियोलाई का एपिथेलियम है, देन वी हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन, वेयर इज़ इट,
here is the basement membrane and then we have endothelial cells of the capillaries. अगर हम डायग्राम की बात भी करें तो here we have alveolar cavity. ये जो सेल्स हैं ये वाली, ये है हमारी स्क्वामस सेल, देखो कितनी ऐसा थिन है, ठीक है, कितनी ज़्यादा थिन है। तो ये हमारी वो गई। अच्छा, बीच में ये जो येलो कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड देन ये वाली जो सेल है, ये वाली, ये क्या बना रही है, ये बना रही है लाइनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल, जिसको हम एंडोथेलियम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वही है। और देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने बोला था कि हाउ एवर इट्स टोटल थिकनेस इज़ मच लेस देन अ मिलीमीटर, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli. Obviously, ये सारे factors मिलकर contribute करते हैं कि why it is so efficient to exchange O2 and CO2 at this level, like रेस्टिंग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या क्या कि थिन एल्वियोलर लाइनिंग है, स्क्वामस सेल से बनी हुई है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड देन वी हैव एंडोथेलियम। पता है एंडोथेलियम भी स्क्वामस सेल से ही बनी होती है, फ्लैट सेल्स। मैंने बताया ना, कहीं भी एक्सचेंज हो तो स्क्वामस होगा, और अगर कोई भी चीज़ रिलीज़ होनी हो तो थिक सेल्स होंगी।